नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और अफ्रीका रिलेशंस के बारे में। ये जो आर्टिकल हैं ये इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हैं, मतलब एज सच इस आर्टिकल में एनालिसिस नहीं किया गया है। बट बहुत बार देखो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन पूछी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडिया ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए हैं पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में, तो आपको उन प्रोजेक्ट्स के नाम पता होने चाहिए। किसी समय में देखो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, क्योंकि पहले अफ्रीका में सिविल वार, पुवर्टी, हंगर, ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन आज सिचुएशन काफ़ी चेंज हुई है। आज अफ्रीका के बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है। अफ्रीका के कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में डेमोग्राफिक डिविडेंड उनके पक्ष में है। जैसे देखो इंडिया के बारे में ये कहा जाता है, इंडिया की पॉपुलेशन रिलेटिवली यंगर है, उसी प्रकार से अफ्रीकन पॉपुलेशन भी रिलेटिवली यंगर है। तो वो पॉपुलेशन, अगर उस पॉपुलेशन को स्किल्स दी जाए तो वो पावर हाउस का काम कर सकते हैं। इसलिए आज अफ्रीका के बारे में जो धारणा है वो चेंज हुई है। आज अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जाता है, मतलब उम्मीद का एक महाद्वीप। इसके अलावा देखो आज के समय में अफ्रीका में कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों में अफ्रीका पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और इंडिया भी यही चाहता है। इंडिया अफ्रीका की हेल्प करना चाहता है ताकि प्रोग्रेस के रास्ते पर अफ्रीका और तेज़ गति से दौड़ने लगे। ये जो कोऑपरेशन होगा रिसर्जिंग अफ्रीका और राइजिंग इंडिया के बीच, ये देखो साउथ साउथ कोऑपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। साउथ साउथ कोऑपरेशन का क्या मतलब है? ये टर्म देखो काफ़ी बार इस्तेमाल की जाती है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच और ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन को दर्शाने के लिए। कोऑपरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ये सब चीज़ें आती हैं कोऑपरेशन में। तो अगर कहीं पर लिखा हो साउथ साउथ कोऑपरेशन तो आज समझ जाइएगा कोऑपरेशन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद लास्ट लाइन इंट्रोडक्शन में ये बोली जाती है, देखो प्रधानमंत्री मोदी 2015 में जब युगांडा की यात्रा पर गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने 10 प्रिंसिपल्स दिए थे, 10 गाइडिंग पॉइंट्स दिए थे और ये कहा था इंडिया की अफ्रीका के साथ जो पार्टनरशिप है वो इन 10 प्रिंसिपल्स पर आधारित होगी। कौन से ये 10 प्रिंसिपल्स हैं? देखो इसको आप सीधा सीधा कोट कर सकते हो आंसर में। अगर इंडिया अफ्रीका से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर में आप बता सकते हो इन प्रिंसिपल्स के बारे में। पहला गाइडिंग पॉइंट, हमारी प्रायोरिटीज़ में अफ्रीका टॉप पर होगा। दूसरा गाइडिंग पॉइंट, हमारी जो डेवलपिंग पार्टनरशिप है, मतलब इंडिया और अफ्रीका की जो ये डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, ये अफ्रीका की प्रायोरिटीज़ से गाइडेड होगी। हम अफ्रीका में लोकल कैपेसिटी को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और अफ्रीका में जितनी ज़्यादा हो सके लोकल अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया की कंपनीज अफ्रीका में काम करेंगी तो वो जॉब्स इंडियंस को मिलेगी, इंडिया से लोग आएंगे और वहाँ पे जॉब करेंगे। नहीं, हमारी कंपनीज कोशिश करेंगी कि जितनी जॉब्स जनरेट हों जो लोकल अफ्रीकन्स हैं उनको फ़ायदा हो। तीसरा गाइडिंग पॉइंट, हम हमारी मार्केट्स को ओपन करेंगे ताकि इंडिया के साथ ट्रेड करना अफ्रीका और अफ्रीका की कंपनीज़ के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। हम हमारी इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करेंगे कि आप अफ्रीका में इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट, इंडिया को देखो काफ़ी एक्सपीरियंस है डिजिटल रेवोल्यूशन में, डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आया है इंडिया में पिछले कुछ सालों में। तो हम अफ्रीका की मदद करेंगे, अफ्रीका कैसे डिजिटलाइजेशन की सहायता से पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कैसे इन सब क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट गाइडिंग पॉइंट, देखो वर्ल्ड की टोटल जितनी उपजाऊ यानी फर्टाइल लैंड है उसमें 60% फर्टाइल लैंड अफ्रीका में है, लेकिन फिर भी जितनी टोटल पैदावार है फसलों की पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो हम अफ्रीकन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अफ्रीका के साथ काम करके। नेक्स्ट, अफ्रीका और इंडिया मिलकर क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सातवां गाइडिंग पॉइंट, इंडिया और अफ्रीका अपने कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे ताकि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, साइबर स्पेस,
इन सब क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकें। नेक्स्ट, ओशियंस को ओपन रखने के लिए और सभी नेशंस के बेनिफिट के लिए ओशियंस का इस्तेमाल हो, ये सुनिश्चित करने के लिए इंडिया अफ्रीकन नेशंस के साथ मिलकर काम करेगा। नोवा गाइडिंग पॉइंट, इंडिया देखो ये चाहता है कि अफ्रीका जो है राइवल एम्बिशंस का थिएटर ना बन जाए। ऐसा ना हो कि यूएस और चाइना के बीच राइवलरी देखने को मिले यहाँ पर, या फिर डोमेस्टिक एक्टर्स के बीच किसी प्रकार की राइवलरी देखने को मिले। इससे अफ्रीका में इंस्टेबिलिटी आती है और अफ्रीका डेवलपमेंट के रास्ते पर नहीं चल पाता। इंडिया ये चाहता है अफ्रीकन यूथ की एस्पायरेशंस को पूरा करने के लिए नर्सरी का काम करें। और सबसे लास्ट में देखो, इंडिया और अफ्रीका दोनों को कॉलोनी बनाया गया था पास्ट में, तो अब दोनों मिलके काम कर सकते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ल्ड में एक जस्ट, रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर हो। 1/3 वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है अफ्रीका और इंडिया में रहती है, तो इन देशों की भी आवाज़ सुनी जाए, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ की और इंडिया की आवाज़ भी सुनी जाए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। तो ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, 10 गाइडिंग पॉइंट्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताए थे 2015 में उगांडा की विजिट के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप इन 10 गाइडिंग पॉइंट्स पर आधारित होगी। अब देखो, अलग अलग डोमेन्स में हम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमेटिक टाइज, 2015 से लेकर 19 के बीच 35 अफ्रीकन लीडर्स को हमने होस्ट किया है और हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लेवल की 29 विजिट्स हुई हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में। पहले देखो, एक शिकायत ये रहती थी कि सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया की एम्बेसीज नहीं हैं। इंडिया क्लस्टर वाइज अप्रोच फॉलो करता है, 4-5 अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए एक एम्बेसी है। तो इंडिया ने मार्च 2018 में ये डिसाइड किया था 18 नई एम्बेसीज इंडिया अफ्रीका में बनाएगा। तो काफ़ी सारे देशों में अब एम्बेसीज इंडिया बना चुका है, जैसे रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिकन ऑफ गिनी, बुर्किनो फासो, इन सब देशों में अब इंडिया की एम्बेसी है। तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है अफ्रीका के साथ। बात करें ट्रेड एंड इकोनॉमी की, देखो सस्टेन्ड ग्रोथ रेट जो इंडिया की रही है 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, वो 6 से 7% के बीच रही है। तो इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए एक इम्पोर्टेंट मार्केट के रूप में भी उभरा है, क्योंकि इंडिया बहुत सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है अफ्रीका से, जबकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स बन के उभरा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। आज के समय में इंडिया मेंबर है G20 का, ब्रिक्स का, और इंडिया के लिए भी अफ्रीका की इम्पोर्टेंस फ़िलहाल के समय में काफ़ी ज़्यादा है। 2002 में अफ्रीकन यूनियन बन गई थी, तो अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा इमर्ज होकर आई इंडिया के लिए, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, एक पॉइंट जो अफ्रीका के खिलाफ ये जाता था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ आपस में लड़ती रहती हैं, एकजुटता नहीं है अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच। लेकिन अफ्रीकन यूनियन जब बन गई तो ये पॉइंट जो अफ्रीका के खिलाफ जाता था वो पॉइंट डाइल्यूट हो गया। तो विभिन्न देशों के लिए एक अवसर पैदा हो गया कि अब वो अफ्रीका के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर की बात करें, अफ्रीकन स्टेट्स देखो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं एनर्जी रिसोर्सेज में, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अभी इंडिया की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है मिडिल ईस्ट पर एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि हम मिडिल ईस्ट पे यानी वेस्ट एशिया पे पूरी तरह से डिपेंड रहें। तो इसलिए इंडिया अब अफ्रीकन कंट्रीज़ से भी ऑयल और गैस इंपोर्ट करने लगा है। हमारी जो ONGC विदेश कंपनी है, ये सूडानीज़ पेट्रोलियम सेक्टर में एक स्टेक होल्डर है, जो कि वहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करती है, ताकि इससे दोनों का फ़ायदा हो, इंडिया का भी और सूडान का भी। और सिर्फ इंडिया अकेला स्टेक होल्डर नहीं है सूडानीज़ पेट्रोलियम सेक्टर में, चाइना, मलेशिया ये भी स्टेक होल्डर हैं। यहाँ पर देखो नाइजीरिया, अंगोला, इन देशों से इंडिया अब काफ़ी ऑयल इंपोर्ट करने लगा है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वेस्ट एशिया में काफ़ी इंस्टेबिलिटी रहती है। डिफेंस और सिक्योरिटी डायमेंशन की बात करें, देखो अफ्रीका में काफ़ी देशों में अभी फ़िलहाल UN पीस कीपिंग मिशन एक्टिव हैं और इंडिया ने अपनी ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट किया है। ना सिर्फ अभी बल्कि पास्ट में भी इंडिया ने अफ्रीका में बहुत सारे UN पीस कीपिंग मिशंस में अपनी ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट किया है, ताकि अफ्रीका में पीस इस्टेब्लिश हो। हम इथियोपिया और नाइजीरिया जैसे देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं
डिफेंस के क्षेत्र में हमने डिफेंस पार्टनरशिप इस्टाब्लिश की है काफ़ी देशों के साथ, जैसे जाम्बिया, नाइजीरिया, घाना, बोत्सवाना। तो ये बात की हमने डिफेंस डायमेंशन की। काफ़ी अफ्रीका के जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, हमारी काफ़ी सारी कंपनीज जैसे टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, इन्फोसिस, मित्तल्स, किर्लोस्कर और इवन स्टेट ओन कंपनीज भी यानी PSUs भी, ये देखो अफ्रीका में ऑपरेट करती हैं। इवन टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, जो एयरटेल कंपनी है वो अफ्रीका में एक डोमिनेंट प्लेयर है अफ्रीका के टेलीकॉम सेक्टर में। एजुकेशनल एंड कल्चरल डोमेन की बात करें, दोनों इंडिया और अफ्रीकन जो पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली यंगर हैं, और जबकि इंडिया को काफ़ी एक्सपर्टीज़ हासिल है IT सेक्टर में, तो ये एक क्षेत्र है जिसमें इंडिया अफ्रीका की काफ़ी मदद कर रहा है। वहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है ITC, ताकि अफ्रीका के यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग हो। अफ्रीका के काफ़ी सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, उन्होंने इंडिया में आकर स्टडी हासिल की है, और ये इंडिया के लिए प्राउड की बात है। इंडिया और अफ्रीका मिल के काफ़ी सारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस इस्टाब्लिश करने के प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडिया अफ्रीका डायमंड इंस्टीट्यूट, इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा 7 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टाब्लिश किए गए थे काफ़ी कंट्रीज़ में, जैसे इथोपिया, रवांडा, बुरुंडी, बुर्किनो फासो। तो ये बात की हमने एजुकेशन सेक्टर में कोऑपरेशन की। कुल मिला के देखो, कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, इंडिया और अफ्रीका के बीच जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं है, मतलब वैसी पार्टनरशिप नहीं है कि एक हाथ दे एक हाथ ले। इमोशंस पर भी आधारित है पार्टनरशिप, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अफ्रीका को, इंडिया को, दोनों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनी बनाया था अफ्रीका के देशों को और इंडिया को। तो आगे रिलेशंस कैसे होंगे इस बात पर डिपेंड करता है इंडिया कितनी एनर्जी, कितना फोकस इम्पार्ट करता है, प्रोवाइड करता है अफ्रीका के साथ रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और अफ्रीका रिलेशंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।